जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि लाइव क्लास चल रही है आपकी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर जो अवेलेबिलिटी के आधार पे पढ़ा था, जो सबसे लास्ट वीडियो पढ़ा था, उस वीडियो में आपने देखा था कि हमने डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल नॉलेज हमने देख लिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ने चल रहे हैं वो डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन देखने चल रहे हैं। आपको बताया था ना कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो बताया था उसमें कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया है, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में इन डिटेल पढ़ना है, एक तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, और दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंसी के रिस्पेक्ट में। आज का जो टॉपिक है वो हेडिंग डाल दीजिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। हेडिंग है डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है हमें इसके बारे में देखना। आप मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो सोल्यूशन फेज का हो चाहे वो गैसेस फेज का हो, आपने ये बेसिकली पढ़ लिया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के। आप पढ़ेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। इसके बारे में बेसिकली आपको बताया जा चुका है, आप पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज जो डिपेंडेंसी की बात पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको पढ़ाया था, जो चीज़ों को पढ़ाया था उसमें बेसिक चीज़ें हम लॉ ऑफ मास एक्शन से डिराइव करेंगे अपना रेट ला एक्सप्रेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गुलबर्ग एंड वेल्स। गुलबर्ग और वेल्स दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर के फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज का रिलेशनशिप बताया विद रिस्पेक्ट टू रेट एंड रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि एट ए गिवन टेम्परेचर, जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है वो क्या कहता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज रेज्ड टू द पावर देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आल्सो कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, रिएक्ट की यहाँ वर्डिंग याद रखिएगा कि एट ए गिवन टेम्परेचर की बात किया है, मतलब टेम्परेचर वेरी करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। इसके बारे में बात किया था। यहाँ देखिए कि सपोज दैट एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। अब इसके लिए अगर लॉ ऑफ मास एक्शन हम अप्लाई करें तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मोलार कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। मोलार कंसंट्रेशन ये स्टूडेंट स्टार्टिंग में बताया था कि ए के पावर ए है, इसको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए कहते हैं। ये बी के पावर बी है, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी कहलाएगा। सी के पावर सी है, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी कहलाएगा। और डी कंसंट्रेशन डी के पावर डी है, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी कहलाएगा। तो रेट ला एक्सप्रेशन, जो रेट ला एक्सप्रेशन की बाद में करेंगे, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि ये जो रेट होता है भैया किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग स्पीसीज। देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज ये है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड उनका पावर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है, ये पावर यहाँ पे रेज है। अब यहीं पे चीजों को समझना है। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कांसेप्ट, नॉट एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने स्टोइचियोमेट्री ए पार्टिसिपेट करा दी, बी पार्टिसिपेट करा दी, लेकिन रियल में डियर स्टूडेंट्स सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर जाते, कुछ मॉलिक्यूल रिएक्शन में अनरिएक्टेड रह जाते हैं। तो law of mass action is an example of theoretical concept, is based on theoretical concept. It
इट डजंट गिव्स एन एग्जैक्ट आइडिया, एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बट लॉ ऑफ मास एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिंग स्पीशीज के मोलर कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। उन्होंने सबसे पहले गुलबर्ग और बेज ने यह बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसकी रिएक्टिंग स्पीशीज के कंसंट्रेशन और उनके पावर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। स्टेटमेंट एक बार लिख लीजिए लास्ट मास एक्शन का, तो आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा। एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज directly proportional to the product of, देखिए प्रोडक्ट है ना, the product of molar concentration of reacting species raised to the power their numerical coefficient, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। रेट की जगह से इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप हटा दें तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, ए के पावर ए, बी के पावर बी। यहाँ बी जो है इसे क्या बोलते हैं, के है इसे क्या बोलते हैं, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। के इज नोन, लिख लीजिएगा, वेयर के इज नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए का कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 कर दूं, कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी को अगर 1 मोल पर लीटर कर दिया जाए तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा के, मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन, इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं ना, इसको रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। तो ये जो के होता है वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर होता है। कब, जब किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली आपकी केमिकल स्पीशीज है उसका मोलार कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोल पर लीटर हो, मतलब यूनिटी, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन फिर बात एक जगह आके फंस जाती है कि सर यहाँ जो ए के पावर ए और बी के पावर बी लिखा हुआ है ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, रियल में ये बराबर हो भी सकता है, मतलब अगर हम 1 मोल लिए हैं तो वो 1 मोल टोटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में 1 मोल की जगह 0.5 मोल ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो वो डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे, नॉट थ्योरेटिकल। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट में ले जा रहे हैं, वहां पे हम क्या बताएंगे आप नोट करिए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया। चलिए हेडिंग डालिएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, हेडिंग लिएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, हेडिंग है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। क्या होगा, बहुत आसान है, जैसे जो आपका आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है सेम वैसे ही है, बस है क्या अंतर, मैं यहाँ लिखूंगा a प्लस ए बी के पावर बी सी सी और डी डी, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ रेट इज इक्वल टू के, ए के पावर ए बी के पावर बी, और दूसरा लिख दूँ रेट इज इक्वल टू के, ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई, ठीक है, ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई, वेयर एक्स इज मे बी इक्वल टू ए, एक्स इज मे नॉट बी इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बी, वाई इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ये x जो है वो a के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, y जो है वो b के बराबर हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो ये जो होगा ये कहलाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये जो कहलाएगा ये रेट लॉ इक्वेशन कहलाएगा, ये रेट इक्वेशन कहलाएगा, सिर्फ ये क्या कहलाएगा, रेट इक्वेशन कहलाएगा, लेकिन रेट लॉ इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड है और ये रेट लॉ एक्शन, ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन बेस्ड है। बस जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो इसमें स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब स्मॉल a स्मॉल b, ये जो है ये x या y हो जाए। अब x y क्या हो सकता है? x हो सकता है वो a के बराबर हो जाए, मतलब हम 1 मोल लिए तो 1 मोल का 1 रिएक्शन कर जाए, या ये हो सकता है कि 1 मोल की जगह 0.5 मोल रिएक्ट करे, 0.7 मोल रिएक्ट करे। हो सकता है y मोल हमने लिया उसका y का y मोल रिएक्ट कर जाए, हो सकता है y की जगह पे केवल 0.5 मोल रिएक्ट करे। तो डिपेंड करता है कि वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, कोई बोले कि भैया जरा इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दिखा दो, जैसे मैंने ये रिएक्शन लिख दिया और मैंने कहा कि बाबू जरा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दिखा दो, तो आपका आंसर होना चाहिए सर नहीं लिख सकते। तो टीचर बोलेगा यार क्यों नहीं लिख सकते? तो सीधे बोलो सर ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है कि ऐसे लिख दिए और हो गया। सर इसके लिए आप हमको ये बता दीजिए कि रियल में ए के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए हैं, बी के कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ ए एंड बी पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन अगर आपको पता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, देन यू कैन राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, अदरवाइज नो। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको ए और बी मॉलिक्यूल की स्टैच्यूमेट्री पता होनी चाहिए। कौन सी स्टैच्यूमेट्री? थ्योरेटिकल वाली नहीं, एक्सपेरिमेंटल वाली, कि एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ए एंड बी कितना है। अगर ये पता है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते। हाँ, कोई कहते लॉ ऑफ मास एक्शन लिख के दिखा दो, हाँ सर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने ए के पावर ए बी के पावर, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लिख दीजिए। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन तभी लिख सकते हो जब आपके पास क्या पता हो, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में स्टैच्यूमेट्री ए और बी की वैल्यू पता हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? ये क्लियर है? लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल बेस्ड है और आपका ये जो है ये क्या, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो जरा सा स्टेटमेंट लिख लो रेट लॉ एक्सप्रेशन का, रेट लॉ एक्सप्रेशन का जरा सा स्टेटमेंट लिख लो, लिख लीजिएगा। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट लिखिए, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may mark करिएगा पॉइंट को, which may ORR may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation, यहां पे दो जगहों पे अंडरलाइन करिएगा डियर स्टूडेंट्स। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, दूसरा रेज टू सम पावर के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, तीसरा मे आर मे नॉट के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो इसके लिए अगर मैं बोलूं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के, रेट इज डायरेक्टली इक्वल टू ये x ये y। अब आप यहां लिखेंगे x may be equal to a or not, or x is not equal to a, ऐसा भी हो सकता है, एंड y is equal to b, y b के बराबर हो सकता है स्मॉल b के, या फिर y b के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो रेट इज इक्वल टू हो गया, यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उठाते हैं के, ए के पावर x, बी के पावर y, ठीक है।
ये जो k है लिख लीजिएगा, वेयर k इज द रेट रिलैक्सेशन में जो k आता है उसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। नोट करिए, तीन वर्डिंग बोल रहा हूं। k इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है ही है, k को बोलते हैं, k इज नोन एज रेट कांस्टेंट, k इज नोन एज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, के इज नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्लियर है ये स्टूडेंट्स? अब यहां देखो जरा सा, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों बराबर कर दें, दैट इज 1 मोल पर लीटर कर दें, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा। आपसे बोर्ड में डिफिनीशन पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट की डिफिनीशन क्या होगी, जरा सा डिफिनीशन बता दो भैया। तो क्या डिफिनीशन बताओगे सर? हो जाएगा क्या, ऐसे रिएक्शन लिखोगे और लिख के दिखाओगे कि सर रेट ला एक्सप्रेशन में, इन रेट ला एक्सप्रेशन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज becomes equal to 1 molar concentration, then rate becomes equal to the rate constant, या स्पेसिफिक, ऐसे लिखोगे डिफिनीशन लिख लो, specific reaction rate is defined as, specific reaction rate is defined as, specific reaction rate is defined as, specific reaction rate is defined as equal to the rate of reaction, equal to the rate of chemical reaction, equal to the rate of chemical reaction when the concentration of reacting species, when the concentration of reacting species in rate law expression, देखिए ये वर्डिंग याद रखिएगा, when the concentration of reacting species in rate law expression is unity, is unity, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है कब, जब हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ये रेट ला एक्सप्रेशन में हम क्या कर दें, हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 1 मोल पर लीटर कर देंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है? आई होप ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। चलो वेरी गुड, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो रेट ला एक्सप्रेशन आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, सर रेट ला एक्सप्रेशन आ गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम बैठा लीजिए, एकदम बैठा लीजिए और एकदम बैठा लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं, कर लोगे इसको? बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे कैंडिडेट सॉर्ट बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं तो मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, या फिर पहले हेडिंग डाल दीजिए, छोड़िए पहले एक पॉइंट का हेड डाल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? रेट कांस्टेंट का जरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखिए डियर स्टूडेंट्स, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नोट करिए। द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, द रेट ऑफ एनी रिएक्शन depends upon the value of the rate constant. The rate of any reaction depends upon the value of rate constant and increases as the rate constant increases। अपने आप देखिए ये साफ साफ आप देखिए कि रेट इज इक्वल टू, अभी आप लिखे थे के, ए के पावर ए एंड बी के पावर बी, तो ये क्या कह रहा है कि के जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपका रेट अपने आप उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट के क्या है, डायरेक्ट इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट, एवरी रिएक्शन हैज अ डेफिनिट वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए एवरी रिएक्शन has a definite value of the rate constant at a particular temperature।
पर्टिकुलर टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फॉर द सेम रिएक्शन, फॉर द सेम रिएक्शन the value of the rate constant changes with the change in temperature. For the same reaction, the value of the rate constant changes with the change in temperature. तो टेम्परेचर के बेसिस पे आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती रहती है, वैरी करती रहती है। चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ the value of the rate constant is quite independent of the concentration of the reacting species. वो रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द nature of the reaction, nature of the reaction, nature of the reaction, nature of the reaction, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन का नया वर्ड कहां से आ गया सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक अलग से वर्ड है, वो बताऊंगा ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर कुछ नहीं है, बस यही ए और बी जो एक्सपेरिमेंटल लॉ एक्सप्रेशन में ए प्लस बी को सम कर दो, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना जानो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर दे रखा है उसी को सम कर दोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट बताया कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है रेट के जितना बड़ा होगा रेट अपने आप बड़ा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ क्या डिपेंड करता है, डेफिनिट रेट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर के साथ वो वेरी करता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू फिक्स होती है अगर टेम्परेचर कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो। तीसरा पॉइंट आपको बताया कि जो उसकी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया, सबसे लास्ट पॉइंट बताया कि जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? चलिए ये भी खत्म हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स कि क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। नोट कर लीजिएगा या ऐसे समझ लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक दोनों में क्या डिफरेंस होगा। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोनों तरफ एक पार्ट बना लीजिए, मैं आपको पॉइंट वाइज नोट कराता जाता हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में लिखेगा रेट ऑफ रिएक्शन इज द, आपको डेफिनेशन पता है तो पहला पॉइंट डेफिनेशन ही हो जाता है, लिखिएगा डिफरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है, लिख लीजिएगा, इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज, अभी आपको बताया हूं कि रेट किसके बराबर होता है, ये के जो होता है रेट के बराबर होता है अगर मोलर कंसंट्रेशन कितना हो जाए, 1 हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए। तो क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो होता है इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इज यूनिटी। अगर सारे कंपोनेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी कर दिया जाए तो उस समय ये रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है स्टूडेंट्स। दूसरा डिफरेंस, the value of any instant of time, the value of any instant of time of rate of reaction
चेंजेस विद कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के चेंज के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता ना भाई। आपने पढ़ा ना एवरेज रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है या नहीं डिफरेंट है, वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन रेट कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, independent of rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction, and its value depends only upon the temperature, only upon the temperature। दो पॉइंट समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसकी यूनिट फिक्स है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, दैट इज सेकंड इनवर्स और मिनट इनवर्स डिपेंड करता है। लेकिन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की यूनिट फिक्स नहीं होती है, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट फिक्स नहीं होती है। तो इधर लिखेगा इट्स यूनिट इज फिक्स, दैट इज मोल पर लीटर, दैट इज मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, लेकिन वेरी नहीं करती है, लेकिन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। इस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो लिख लीजिएगा द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए, तो अब मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर लो जाओगे। चलो, जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना सीखेंगे, ठीक है, परेशान हो। अब क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल जरा कर लिया जाए। क्वेश्चन है, नोट करिए, इफ सीबीएसई में आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन आया है, नोट करिएगा, 2019 नहीं 2017 में आया हुआ, सॉरी। फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, ये लिखा ए प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, ऐसे ठीक बोला है। रेट ला एक्सप्रेशन फॉर द रेट ला एक्सप्रेशन दे रखा है इसके लिए, तो रेट इज इक्वल टू लिखा है कि ए बी का स्क्वायर, कहेंगे सर यहाँ तो 2 नहीं लिखा है, यही तो बात थी भैया कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो ये 2 कहां से आई, एक्सपेरिमेंटल का। रेट ला एक्सप्रेशन का मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। आप इक्वेशन देख करके रेट ला एक्सप्रेशन कभी नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोला कि a प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, द रेट ला एक्सप्रेशन फॉर रेट ये दिया हुआ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड टू हाफ या रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर हम जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है उसको 1/3 कर दें, क्या कर दें, 3 कर दें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, वॉल्यूम घटाओगे तो मोलर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता, जल्दी से बताओ। मोलरिटी की डिफिनेशन क्या पढ़े हो, मोल पर लीटर पढ़े हो, पढ़े ऐसा। वॉल्यूम कह रहा है कि 1/3 घटा दिया गया, तो वॉल्यूम अगर 1/3 हो गया तो कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा ये देखो सर, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये तो पढ़े हो। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो है, तो कह रहा है कि ये मोल मान लीजिए 1 है, तो वॉल्यूम 1/3 कर दिया, तो 1/3 कर दिया तो 3 ऊपर जाएगा, तो मोलरिटी कितनी टाइम्स बढ़ गई, 3 टाइम्स बढ़ गई। मतलब मोलर कंसंट्रेशन कितना टाइम बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। और जब मोलर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो क्वेश्चन है कि अगर हम क्या कर दें, इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3, वॉल्यूम को घटा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों का कंसंट्रेशन कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम 3 टाइम्स घट रहा है। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के, ये हो जाएगा अब ये 3a, ये हो जाएगा 3a का 3b का स्क्वायर। क्यों लिखे सर, तो यार कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 3a का ये 3a ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, e का स्क्वायर कितना हो गया 9b स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 27 के ab का स्क्वायर,
27 के, ऐसे लिख देते हैं। तो पहले कितना था रेट ऑफ रिएक्शन, पहले ये था रेट इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर था, अब कितना हो गया 27 टाइम्स हो गया। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी और 10 ईयर सॉल्व में भरमार पड़े हुए हैं, 2 नंबर के 1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस चीजों को समझना है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक, तो आज आप उसके क्वेश्चन लगाइएगा। कल हमारा टॉपिक जो होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, अब हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरा प्रयास है कि 4-5 अक्टूबर तक इसको खत्म कर दिया जाए, फिर हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करें। और एक चीज और, आज एक मैं नया चीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जरा नोट करिएगा। हम लोग पी ब्लॉक डेली का डेली जो इवनिंग सेशन है वो आपको डाउट्स जो पूछना आप पूछो। इवनिंग सेशन में पी ब्लॉक डिस्कस करने चल रहे हैं। मैंने ये चीज सोची क्योंकि हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और आप लोगों को भी सिलेबस का बहुत टेंशन है, तो सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। आज से पी ब्लॉक के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना शुरू करूंगा। डेली आपको एक पेज दूंगा और उसी पेज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा। तो आज का टॉपिक नोट कर लीजिए, ऐसी पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक ये दोनों हम तैयार करेंगे। जब तक हमारा ये मंथ कंप्लीट होगा, हमारा पी एंड डी एंड ब्लॉक खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो नोट करिए आज का पहला पॉइंट, पेज नंबर एनसीईआरटी का नोट करिए जो आपको पढ़ के रखना है। बस इवनिंग सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा और आपके डाउट्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो जरा सा नोट करिए, पेज नंबर ग्रुप 18 खोल लीजिएगा, ग्रुप 18। ठीक है, और ग्रुप 18 में सीधे आ जाइए पेज नंबर 208 और 209। पेज नंबर 208 और 209, ये 2 पेज एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के रखना। इस पे बेस्ड में क्वेश्चंस आज आपको इवनिंग सेशन में पूछने वाला है। 208 209 ये 2 पेज, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस है ये भी डेली 2 पेज आपको दूंगा एनसीईआरटी का रीडिंग लगाने के लिए, वो रीडिंग लगा के आप रखेंगे, इवनिंग सेशन में उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो चैप्टर भी हमारा कवर हो जाएगा